अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन ने मुझसे पहले सलाम कर लिया, नेकियां ले ली। अल्लाह ताला हम सबको नेकी जमा करने वाले उम्मतियों में नाम या जगह का फरमाए। आमीन। अच्छा जी, कल हमने एक चैप्टर नंबर 5 ख़त्म किया था, तो उसके एमसीक्यूज हमने कहा था कि आज लगा लेंगे। एमसीक्यूज ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं न्यू चैप्टर नंबर 7 की तरफ। 6 चैप्टर हम डेफिनेटली, हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे फिज़िकल क्लासेस अटेंड करने लग जाए हम लोग, तो उसमें हम इसे कवर करें। तो क्योंकि डीएनए और जीन्स हमारी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अच्छे तरीके से अपने से साथ बैठकर डिस्कस कर सकें। तो कोशिश है कि मतलब हमारी कोशिश तो नहीं, अल्लाह ताला से हम दुआ मांग सकते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा हो जाए कि हम फिजिकल क्लास में अटेंड करें। तो जनाब, पेज नंबर 139 आपके पास आ जाइए ज़रा सारे बच्चे एमसीक्यूज़ के लिए। जी, मैं एमसीक्यूज़ ही की बात कर रहा हूँ। उसामा एमसीक्यूज़ ही लगाना चाहते हैं। पेज नंबर है 139। 139 पर हम आ जाएं सबके सब बुक में, और एज यूजुअल पहले हम अपनी एमसीक्यूज नंबर 1 आपसे पूछ लें, अगर तो आप बता दें, वरना हम बता देते हैं। ठीक है जी। पहली है, इन ब्रायोफाइट्स ग्रोथ टेक प्लेस एट, ऑप्शन है एपेक्स, lateral region, throughout the body, all are correct। और जी, हमारे मोहम्मद कौन है, उसामा, हाँ उसामा ने कहा कि जी बी। तो अगर बी आप थ्रू आउट द बॉडी कह लें, है ना। अपेक्स पर अब्दुल्ला अहसन साहब, और एक और साहब ने लेटरल का रीजन, तो सारे ही ऑप्शन हो गए। बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया है जी। तो थ्रू आउट द बॉडी हम बात करते हैं, तो कहीं से भी ब्रायोफाइट अपनी डिवीजन को कर लेता है। यहाँ पर ये एपेक्स और लैटरल साइड नहीं होती, और मेरा ख्याल है कि डी ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें सारी आ जाएंगी, एपेक्स भी, लैटरल रीजन भी, और थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पर सी लगा लेते हैं सिर्फ हम। ठीक है, तो सी लगा लें या डी हम लगा लें तो बात एक ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डी में इन्होंने जो करेक्शन दिया है वो यहाँ ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। ऑल आर करेक्ट, क्योंकि जब थ्रू आउट द बॉडी कह दिया तो फिर ऑल, तो बात वही हो गई। तो बहरहाल हम सी लगाएं या डी, क्या बेहतर रहेगा। अगर थोड़ी देर के लिए आपको बता दूं कहाँ है ये एमसीक्यूज, तो मेरा ख्याल से बेहतर रहेगा, है। जरा एक बार उसको नजर गुजर दौड़ा लीजिए नजर, कहाँ थी ये जनाब। मेरा ख्याल से, अल्लाह भला करे, अभी मैं बता देता हूँ कि ये हमारी बुक में आपको मिलेगी पेज नंबर 126 पर। 126 में पहला पैराग्राफ है। ठीक है, पहली लाइन में लिखा है, इन लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स ब्रैकेट में ग्रोथ सिंपली इन्वॉल्व्स इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स फॉलोड बाय सेल डिवीजन। इनलार्जमेंट होती है सेल की, पहले सेल डिवाइड होता है और फिर सेल की इनलार्जमेंट हो जाती है। कहाँ से, कहीं से, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन हायर प्लांट्स में वो हमेशा अपेक्स पर करेगा, चाहे वो रूट हो उसकी, चाहे वो शूट हो, चाहे वो कोई भी जगह।
ठीक है, क्या ऑप्शन लगाएं फिर, दोबारा से बताइए भाई। एहसन और कौन था, उसामा। उमैर ने कहा जी सी ही ठीक है। हसनैन ने ऑप्शन चेंज कर लिया, डी कर दिया। वानी अकबर ने कहा जी सी ठीक है, और उसामा ने भी ऑप्शन चेंज करके डी कर दिया। तो डी ठीक है, डी। सामने भी डी कर दिया, ऑल आर करेक्ट। ठीक है जी। तो अपेक्स पर भी होती है, लेटरल रीजन पर भी होती है, थ्रू आउट द बॉडी भी होता है। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा हम ऑल आर करेक्ट, डी हमारा ठीक रहेगा। सेल्स विच आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन आर, नंबर सेकेंड एमसीक्यू बहुत आसान सी, इजी, और वो आपको मालूम ही है ना। सेकंड का आंसर क्या है? कौन से सेल हैं जी? बी। वानिया ने पहले दिया जी आंसर, गुड जी, वेरी गुड। लाइबा का भी, अरीबा, हसनैन बिल्कुल ठीक आ रहे हैं जी, आप लोग सब फर्स्ट क्लास हैं जी। बी पर ही आंसर है हमारा, मैथमेटिक शूज। इसके बाद आगे चलते हैं जी, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स में ऑकर। नंबर थर्ड एमसीक्यूज के इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं बेस ऑफ इंटरनोड्स, बिलो द नोड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दैम। ये कौन बता रहा है जी? उसामा ने लगाया है ए, और रीबा ने बताया है ए, और रीबा, हसनैन ने बताया है सी। तो हसनैन जीत गया, हसनैन को चॉकलेट मिलेगी। सी, यकीनन जिन्होंने ए कहा उन्होंने, अगर थोड़ी सी देर के लिए आपको मैं दिखा दूं तो आप यकीनन वहाँ थोड़ा सा पढ़कर देख सकते हैं। और यकीनन कहाँ था जी वो जो मैच टाइम्स की टाइप पढ़ी थी ना आपने, है ना, स्टार्ट में फर्स्ट पेज पर ही, पेज नंबर 125 पर। तो वहाँ इंटर कैलोरीज में आप देख लीजिएगा, they occur at the base of internodes in many grass, below the node in some vines, and at the base of the leaf in many plants। तो दोनों जगह ये मौजूद होते हैं। वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ग्रास, है ना, अगर वो ग्रास के लिए स्पेसिफिक कर देते तो फिर हम बिलो द नोड की बात कर रहे हो। तो सी ऑप्शन जो है जिसमें लिखा बोथ ए एंड बी, तो वो ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन एमसीक्यूज में वहाँ एग्जाम में आएगा नहीं इस तरह से, याद रखिएगा कि वहाँ हमारे एमसीक्यूज जो है वहाँ ए बी सी डी नहीं होती, स्टैरिक का निशान बना होता। तो वहाँ आपने क्या लिखना होगा, वहाँ आपने राइट आंसर का वर्ड लिखना होगा। लाइक वहां पर उन्होंने कहा बोथ 1 and 2, तो आप वहाँ बोथ 1 and 2 वहां लिखेंगे। ठीक है जी। नंबर 4 में सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, ऑप्शन है कैम्बियम, फेलोजिन ऑफ कॉर्क, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ। हसनैन ने ए कैम्बियम लगाया, उसके बाद अब्दुल्ला ने भी कैम्बियम लगाया, अर्शमान ने ए लगाया, और नेक्स्ट में हमारे बी लगाया। तो क्या हमें याद है सेकेंडरी ग्रोथ कौन कौन करवा सकता था? सेकेंडरी ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल था कैम्बियम टिश्यूज, और कैम्बियम हमारे वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, दो तरह के होते हैं, याद है? दो तरह के थे, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। अब बताइए जनाब क्या चाहते हैं,
आंसर, वैसे हमारा आंसर यहाँ 127 पे मौजूद है, पेज नंबर 127, है ना, आप देख सकते हैं। कैम्बियम, तो कैम्बियम में हम सारे कैम्बियम आ जाएंगे, यानी बोथ टाइप ऑफ कैम्बियम आ जाएंगे। तो आंसर ए हमारा ठीक है, कैम्बियम। नंबर 5 है जी, द एग ऑफ चिक इज लेड आउट या लेड एट दिस स्टेज। चिक का अंडा जो दिया जाता है जब, तो वो क्लेवेज हालत में होता है, मॉड्यूला हालत में होता है, ब्लास्टूला या गैस्ट्रूला। उमैर ने सी कहा, वानिया ने सी कहा, उस्मान ने सी कहा, हसनैन ने ए कहा। हसनैन ए गलत है ये, बता दूं, दिखा दूं, शायद कहीं नजर आ जाए, अल्लाह करे तो। वहाँ वैसे था ये, क्योंकि हमारे हमने बात की थी कहीं पर, और पेज नंबर 131 का ब्लास्टूला की हेडिंग में लास्ट लाइन बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ब्लास्टूला यानी सी आंसर हमारा इसका ठीक है। नंबर 6 है जी, साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्लेवेज, मॉड्यूला या ब्लास्टूला। साकिब आए जी, बहुत देर के बाद आए साकिब, कहाँ थे भाई। उमर ने कहा बी, और बिल्कुल ठीक कहा जी। साकिब ने बी कहा जी, बिल्कुल ठीक कहा, क्लेवेज में। हसनैन ने कहा, और नेक्स्ट हमारे आंसर मिला वो भी क्लेवेज। तो 6 का आंसर नंबर बी। नंबर 7 में चलते हैं जी, द ब्लास्टोडर्म स्प्लिट इनटू। ब्लास्टोडर्म स्प्लिट होती है और फिर वो दो लेयर बनाती है। क्या वो एपीमेयर और हाइपोमेयर बनाती है, मीजोमेयर या एपीमेयर बनाती है, एपीमेयर या मीजोमेयर बनाती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो डी आंसर ठीक आया, अर्शमान का भी, हसनैन का भी, उमर खान का भी आंसर ठीक है जी सबका। गुड जी, वेरी गुड, गुड गुड गुड। उसके बाद है जी नंबर 8। नंबर 8 में है द फिनोमिना इन विच वन एम्ब्रियोनिक टिश्यूज इन्फ्लुएंस टू द अदर, कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, न्यूरलेशन है या फिर वेजन। साकिब ने सबसे पहले आंसर दिया बी, बिल्कुल ठीक दिया जी। वानिया ने सेकंड नंबर पे आंसर बी दिया, हसनैन का आंसर भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बी है। तो 8 का हमारा ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। नंबर 9 में हमारे पास नर्व कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय। क्या नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से बनती है, मीजो से बनती है, एंडो से बनती है या ऑल ऑफ दीज से बनती है? एक्टो, और सुमान ने कहा एंडो, ओ सॉरी मीजो। हाँ जी, वानिया ने कहा ई। तो नर्व कॉर्ड, ओ सॉरी, हाँ नर्व कॉर्ड। 9 हमारे पास है नर्व कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। तो एक्टोडर्म, दूसरी 10 भी ऐसी दी हुई है उन्होंने। तो एक्टोडर्म से हमारी नर्व कॉर्ड बनती है, और नहीं, नोटोकॉर्ड बनती है ना एक्टोडर्म से। एंडोडर्म से, सॉरी मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड बनती है। पेज नंबर है 133, सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, और मे बी के जो हमारा नोट्स है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड जो होती है वो मीजोडर्म से फॉर्म होती है, और नोटोकॉर्ड जो है वो एक्टोडर्म से बनती है। नंबर 10 जो है ना, उसका आंसर हमारे पास ए है, और नंबर 9 का बी है, मीजोरम।
ठीक है जी। नंबर फर्स्ट ईयर यानी कि 11th, किडनी डेवलप फ्रॉम, किडनी कहाँ से बनेगी? एपीमेयर से, मीजोमेयर से, हाइपोमेयर से, या ऑल ऑफ दीज सुन हो सकता है, सबसे सुन बनेगी। किससे बननी चाहिए जी किडनी, कौन बता रहा है? एक आया जी आंसर, मीजोमेयर। कहाँ होगा ये? मेरा ख्याल से तो हमारे यहाँ पे कहीं दिया होगा, पेज 133 या 132 पर ही कहीं हमें नज़र आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं, लेकिन बाहर ढूंढना पड़ेगा, मैंने नहीं उसको ढूंढने का टाइम। और मीज़ो जो है हमारी, उससे हमारे आमतौर पर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। किडनी भी हमारी इंटरनल ऑर्गन है, तो ये भी हमारी मीजोडर्म से यानी मीजोमेयर से। मीजोडर्म के टिश्यूज होंगे, मीजोमेयर होंगे। ठीक है, नंबर बी। नंबर लास्ट है जी 12 सेकंड ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑर्डर बिल्कुल ठीक होगा? सेल डिवीजन, सॉरी, चिक डेवलपमेंट का, मॉड्यूला क्लेवेज ब्लास्टुला, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला मॉड्यूला, या क्लेवेज मॉड्यूला ब्लास्टुला। साकिब का आंसर ठीक है जी, लक्ष्मण का ठीक है, सी इसका ऑप्शन है, यानी कि पहले क्लेवेज होती है, फिर मॉड्यूला बनता है, और फिर उसके बाद ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुलेशन शुरू हो जाती है, फिर न्यूरुलेशन शुरू हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर जी सबके लिए? चलें आगे थोड़ा सा। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हम सब खैर खैरियत से हैं और मौजूद हैं। क्लास में 16 बच्चे मौजूद, 16 में से मतलब 14 ही बच्चे हैं, क्योंकि एक मैं हूँ और एक आईटी स्पेशलिस्ट होंगे। माशाल्लाह से ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे हमारे जो हैं वो भरपूर नहीं आते। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह कोई मसरूफियत, वजह नेट का ना चलना, वजह लाइट का ना होना, कुछ भी पॉसिबल है ना। और कभी कुछ बच्चे बार बार बेचारे आते हैं फिर वो चले जाते हैं, नेट कनेक्ट होता है फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरे घर में भी यही हाल है, मेरे बच्चे भी क्लास लेते थे और मैंने बल्कि बाकायदा तौर पे केबल नेट भी रखा है, और उसके बाद अब मैंने 4G ले ली है, तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट हमारे बेहतर है, और फिर लाइट शाइट का कोई टेंशन नहीं है। 11 से खुल जाएंगे, उसामा ने बोला। ओफो, मेरे बच्चे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी। 4 तारीख को हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग है वो है, ठीक है ना, तमाम सूबों के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो वो सेंट्रल एक कंट्रोलिंग कमांड सेंटर है वो भी मौजूद होंगे। तो वो सिचुएशन को देखते हुए कि क्या कंडीशन है इस वक्त, कितने पेशेंट्स हैं कोरोना के, उसके बाद वो कुछ फैसला करेंगे। लेकिन वल्लाह आलम, हमारे मतलब अल्लाह हम सब पे रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। मगर हम सब बच्चे माशाल्लाह से, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं अपने माँ का बच्चा ही हूँ, हम सब शॉपिंगों पे भी जा रहे हैं, खिलड़ी भी खेल रहे हैं, और माशाल्लाह से अभी 31 दिसंबर को खूब मज़े भी किए। बैरिया टाउन में भी रश था, दुनिया के साथ साथ हमारे साहिलों पे भी रश था, हमारी शॉपिंग सेंटर्स, हमारे रेस्टोरेंट में भी रश था। तो कोई कोरोना शोरोना नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम। तो बहरहाल ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ तो है, मगर समझ से बाहर आता है। या तो ये हो जो सारी की सारी ही हो ना, तो फिर तो मज़ा है कि हाँ जी बिल्कुल बंद है जी, कोई भी रेस्टोरेंट और कोई भी मीटिंग्स एक साथ होना वो कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन बस
हमारे लिए हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अपने लिए, आपके लिए। हसनैन कह रहा है जी सर इस मीटिंग में पता चल जाएगा कि पेपर किस बेस्ड। हाँ ये भी पता चलेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में जो हमारी अभी खबरें आ रही हैं ना, एमसीक्यूज बेस ऑनलाइन लेने का प्रोग्राम चल रहा है, वो हमारे इस मतलब सिनेरियो में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट है। अब जैसे आप लोग, हम लोग क्लास ले रहे हैं इस वक्त जो है मेरे पास बच्चे माशाल्लाह से हैं जी, वही 16 का मतलब 14 बच्चे हैं। एक उनमें मैं खुद हूँ और एक आईटी है। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बेचारे सर पत्थर दीवारों पर मार रहे होंगे, उनका नेट नहीं चल रहा होगा, या उनकी लाइट नहीं होगी, जनरेटर खराब हो गया होगा, वटेवर, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से आप भी अगर ये एमसीक्यूज के एग्जाम देते हैं ना, अभी अपने जो हमारे प्रैक्टिकल सॉरी ये हमारे कोचिंग की ओर है, और यहाँ भी मसला आपको होता है नेट कनेक्टिविटी और दूसरी चीज़ें। और अगर आपने सपोज एक बार अटेम्प्ट कर लिया, एक क्वेश्चन आपने एमसीक्यूज किया और आपकी नेट कनेक्टिविटी बंद हो गई, दोबारा से जब कनेक्ट हुए और फिर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश की, तो पता चलेगा कि आपका ऑप्शन आ रहा होगा कि जी यू हैव ऑलरेडी डन योर पेपर। हंस गए ना आप? तो इसी तरह से ऑनलाइन में पेपर लेने में सबसे बड़ा इशू यही है, जब तक हमें नजर आ रहा है। अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन क्या करेगा और किस तरह से बच्चा हमारा काम कर पाएगा। अच्छा फिर 2 नंबरी भी होगी ना दबा के, माशाल्लाह से पाकिस्तानी है ना हम लोग, तो 2 नंबरी पहले करते हैं। तो हम लोग तो पहले ये करेंगे कि जी यही काम कर लेंगे ना कि जी हमारी तो लाइट चलेगी तो हम तो पेपर सॉल्व बाद में कर रहे हैं, पता चला जी वो पेपर कैसे सॉल्व करें। अब आप कोई और ऑप्शन दें जी हमें, ठीक है ना। और आप नए बच्चों ने एक दूसरे से पूछ भी लिया कौन कौन से सवाल क्या था क्या नहीं आया। कुछ और भी कर सकते हैं बैठे बैठे, हमें तो टाइम है ना, तो हम तो नहीं देख रहे ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो बुक खोल के भी देख सकते हैं। बड़े भाई साथ बैठे हैं, मदद कर रहे हैं आपकी, ये ऑप्शन ठीक है जी, ये ऑप्शन ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें अभी सिनेरियो कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बस अभी आप, मैं तो आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि अपने टाइम को इस्तेमाल कीजिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम एमसीक्यूज में हो तो आपने तैयारी नहीं करनी, पढ़ना तो फिर भी है ना। और दूसरा, पढ़ना या नॉलेज एक अलग चीज़ है, एग्जाम में नंबर लेकर आना एक अलग चीज़ है। हम लोग नंबर के लिए पढ़ते हैं ना, तो बस यही मसला हमारे साथ रहता है। उसामा कह रहे हैं कि रिड्यूस सिलेबस ही होगा पेपर में। अरे मेरे बच्चे, मेरी तो बात, मुझे कोई रिड्यूस नजर नहीं आई चीज है। मैंने तो 2-3 बार देखा है, तो मुझे तो कोई ऐसी खास रिडक्शन नजर नहीं आई। और मैंने उस वक्त जब हमारी फिजिकल क्लास थी, जब भी मैंने आपसे कहा था कि बेटा हमारे पास मसला बोर्ड का है, जब तक बोर्ड अनाउंस नहीं करेगा ना, जब तक हम रिड्यूस की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते क्या होता है। अच्छा जी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हसनैन, बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट 7 कर रहा हूँ बेटा। और एक बात और सर जी, लेकिन एमसीक्यूज बेस होने की वजह से पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी पढ़ाई पढ़ाई होगी। एमसीक्यूज में आपको ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। जब आप एमसीक्यू पे, जैसे अब आप, बहुत से बच्चों ने शायद तैयारी शुरू कर दी थी ये अपना एम कैट की, तो उनको पता चल रहा होगा कि जी एमसीक्यूज में हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, बाहर ये बात की
कहानियां हैं, कब तक हमारी कहानी पूरी होती है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ऑन द डेली बेसिस, रोजाना की बुनियाद पर आप पढ़ते रहिए। नहीं सोचें कि यार जनवरी खत्म हो जाएगा फिर पढ़ लूंगा। रेगुलर पढ़ते रहिए आप, ठीक है। जी हसनैन ने सही कहा जी, ये एमसीक्यू से स्टूडेंट की पोटेंशियल का पता चल जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि इस एमसीक्यूज अगर ऑनलाइन हो रहे हैं तो फिर वो पोटेंशियल बड़े भाई की भी तो हो सकती है ना, बड़ी बहन की भी हो सकती है, अम्मी की भी हो सकती है, अब्बू की भी हो सकती है। तो उसमें एडिशन हो जाएगा ना पोटेंशियल में, ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने फिर आपसे कहा ना कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। चलते हैं जी चैप्टर नंबर 7 की तरफ। कुछ बातें फिर पूछ रहे हैं बच्चे, सर आप हेल्प करेंगे? वेरी गुड, क्या बात है सामान्य की। बेटा तुम्हारी हेल्प जो है ना, हेल्प सिर्फ अल्लाह करने वाला, ठीक है। बाकी ये जो हेल्प करेंगे ये दो नंबर ही होगी, जो अम्मी करेंगी, अब्बू करेंगे, या भाई करेगा या बहन करेगी, ये हेल्प दो नंबर ही होगी। तो हमारे तो अपने जब ये नॉर्मल एग्जाम होते, जब हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते, बच्चा अपना खुद काम कर रहा होता, ठीक है, तो अपनी मदद आपके तहत आप अपने आप को जितना मर्जी बेहतर कीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी आज भी और आने वाले वक्त में भी, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे और हम शायद आपके सामने मरीज बनकर आएंगे, बहुत बूढ़े से, या कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी लेकर आ जाए, लेटे होंगे बिस्तर पे हैं, तो उस वक्त भी हम आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास करे। आमीन। न सिर्फ इस दुनिया के बल्कि दूसरी दुनिया जो परमानेंट दुनिया है हमारी, उसके तमाम एग्जाम में भी आपको पास करें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए चैप्टर नंबर 7 है हमारा, पेज नंबर 168। 168 पर आ जाए। यहाँ पर बहुत आसान सी कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, और बॉटनी का ये पोर्शन हमें मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 7 बॉटनी में है। और इस हवाले से इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें नज़र आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कई इसमें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। सेल डिवीजन के प्रोसेस को डिटेल से मालूम करवा रहे हैं, ठीक है। वो हम पहुंचेंगे आपको तो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, सेल क्या है, आपको मालूम है? सेल द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल प्री एग्जिस्टिंग है, अपने आप को पैदा करता है, कहीं से आता नहीं है, और अपने आप को पैदा करने का मतलब है डिवाइड करना। तो सेल यूजुअली अपनी जिंदगी में दो तरह से काम कर रहा होता है। या तो वो काम डिवीजन नहीं कर रहा होता, या डिवीजन कर रहा होता, ठीक है ना। अगर डिवीजन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड होगा, वो उसकी प्रिपरेशन स्लो हो गई। जैसे हम बहुत आसान सी मिसाल है आपकी लेने, अगर ये एग्जाम आपके अगस्त में चले जाएं, सपोज, मैं वैसी फर्जिया बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम तो आपने देना है ना, तो अब आपने अपनी प्रिपरेशन स्लो कर दी कि चलो यार अगस्त में एग्जाम है, कोई टेंशन नहीं। और अगर कल ऐलान कर दिया कि फरवरी में एग्जाम है, तब आप क्या करेंगे जी? अब आप अपनी प्रिपरेशन दिन रात 24 घंटे कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा सेल भी जब डिवीजन नहीं उसको करनी होती तो वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्मेंस दे रहा होता, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी प्रिपरेशन जरूर करके रखता, क्योंकि किसी वक्त भी डीएनए की तरफ से या ब्रेन की तरफ से
टिश्यूज को ऑर्डर आ जाएगा कि भाई डिवीजन करनी है। जैसे आपको चोट लग गई, कट लग गया, कट लगा तो सेल जहां से टूटे हैं उनको फौरन से डिवाइड होकर आपके कट को खत्म करना, भरना। तो लिहाजा क्या होगा, पहले से तैयारी होगी तो ही वो डिवीजन कर सकेगा ना फौरन से। तो इसलिए हर वक्त वो तैयार ही रहते हैं। लेकिन एक स्टेज होती है नॉन डिवीजन स्टेज और एक होती है डिवीजन स्टेट। तो सेल की दो स्टेजेस चल रही हो, ठीक है। अब वो इंटरफेस में हम उसे कैसे कहें कि वो डिवाइड हो रहा है या प्रिपरेशन कर रहा, तैयारी कर रहा। तो प्रिपेयर्ड होने के लिए उसको 6 महीने भी लग सकते हैं, और जैसे कहा, और इमरजेंसी हो गई तो 6 घंटे में भी उसको प्रिपरेशन देनी और डिवाइड होना। ये डिपेंड करता है कि डिवीजन का ऑर्डर कब आया या वो सेल कौन सी लोकेशन पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल उसे नॉन डिवीजन फेज में रहना पड़ता है। ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। इस नॉन डिवीजन फेज को हम कहते हैं इंटरफेस। Interphase is the phase of the cell cycle in which the cells spend the majority of its time. इसमें अपना ज्यादातर हिस्सा वो अपनी टाइम को इस्तेमाल कर रहा है तैयारी के लिए। वो तैयारी लंबी भी हो या शॉर्ट भी हो। During interphase, cell work grow and prepare cell for next division and duplicate its DNA। तो इंटरफेस में वो अपनी ग्रोथ को भी चला रहा है, अपने वो फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है जो उसको परफॉर्मेंस देनी है। किस ऑर्गन का है, किडनी का है तो वहाँ नेफ्रॉन है, एज अ नेफ्रॉन, या स्किन है, कॉर्टेक्स है, वहाँ पे टिश्यूज हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब उनको डिवीजन का ऑर्डर मिला तो डिवाइड भी करना हो, तो वो अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ भी और अपनी तमाम काम भी। इस स्टेज में न्यूक्लियस इज क्लियरली विजिबल बट क्रोमोसोम्स आर नॉट। न्यूक्लियस चूंकि परफॉर्मेंस दे रहा है, काम कर रहा है, तो कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोल करना होता है सब कुछ। लेकिन क्रोमोसोम का फिलहाल कोई काम नहीं। क्रोमोसोम ऑलवेज विजिबल ऑन द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन का टाइम आता है उस वक्त ही क्रोमोसोम विजिबल होता है, वरना वो हमारे सेल में क्रोमोसोम नजर नहीं आएगा। ठीक है। अब एक बात यहाँ से यही निकल कर आती है कि पहले हम ये कहते थे इंटरफेस इज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि दरअसल ऐसा नहीं है। इंटरफेस इज नॉट द रेस्टिंग फेज, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि ये अपने आप को, सेल जो है वो हमेशा अपने आप को डिवाइड होने के काबिल बनाता रहता है, तैयारी करके रखता है। Interface does not describe a cell that is merely resting, but is rather an active preparation for the cell. हाँ, ये हो सकता है कि वो जरा सुस्त है और धीरे धीरे से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, आराम नहीं कर रहा। जैसे आप लोग हैं, मैंने आपकी मिसाल दी, आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। अब वो प्रिपरेशन ज़्यादा लंबी हो गई अगर अगस्त में एग्जाम होंगे तो, बस ये फर्क है। तो आप भी सुस्त हो गए। चलो जी, जो आपने अगर सपोज आपने दिन में 2 सवाल याद करने हैं, आप दिन में 1 सवाल याद कर रहे हैं, चलो यार कोई बात नहीं, अगस्त में बहुत टाइम है, कैलकुलेटेड कर लिया आपने टाइम। और आपने कहा कि ये मेरे पास सपोज 400 आवर्स बाकी हैं, तो मैं 400 आवर्स में आराम से 400 क्वेश्चन कर लूंगा। लेकिन यही शॉर्ट टर्म फैब हो गया। अब आपके पास आवर्स जो है वो 100 रह गए। तो आपने कहा यार 100 में मुझे 400 क्वेश्चन याद करना है, तो आप क्या कर लेंगे, स्पीड अप कर देंगे।
तो ड्यूरिंग इंटरफेस सेल वर्क ग्रो एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन, डुप्लीकेट इट्स डीएनए। अगर हमसे कहा जाए कि जी, वैसे रीजन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपकी सिर्फ ऐसी एज नॉलेज बात कर रहा हूँ कि अगर हमसे कहा जाए कि इंटरफेस क्यों नहीं है रेस्टिंग फेज, क्योंकि इस वक्त डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो उस वक्त हम ये बात बताते हैं कि इंटरफेज में एक्चुअली सेल ग्रो कर रहा है, मगर वो अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा है नेक्स्ट डुप्लीकेट करने के लिए या डिवीजन करने के लिए, और उसमें न्यूक्लियस क्लियर है मगर क्रोमोसोम क्लियर नहीं। ठीक है, एक बात आई, हसनैन को आवाज़ सही नहीं आ रही। पहले हसनैन आवाज़ सही नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही सही अचानक से। भाई मेरी आवाज़ देखिएगा, सही आ रही है, फर्स्ट क्लास है, देखना नहीं सुनना बल्कि। तो हसनैन मेरे ख्याल से अभी तुम्हारे नेट को कुछ हो गया होगा, नेट में प्रॉब्लम आ गई होगी, वरना अभी तो तुम सही चल रहे थे ना। तो उसकी नेट कनेक्टिविटी को देख लो अपनी। Interphase is not the first stage of mitosis. In interphase, the cell gets itself ready for mitosis or meiosis. माइटोसिस और मियोसिस हमने डिस्कस किया है, यानी 9 में पढ़ा है आपने। सेल डिवीजन है, अभी भी हम दोबारा पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंटरफेस जो है वो पहली स्टेज नहीं होती, बल्कि ये माइटोसिस और मियोसिस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को रेडी करना। अगर ये सोमैटिक सेल गो थ्रू माइटोसिस, सोमैटिक सेल कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के वो सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा है, यानी हमारे गोनीड्स जहाँ पर गैमीटोजेनेसिस होना है, उसके अलावा हमारी बॉडी के जितने सेल हैं वो सब के सब सोमैटिक। ठीक है, तो ये हमेशा जो सोमैटिक सेल होगा वो हमेशा माइटोसिस करेगा, जबकि डिप्लॉयड जर्म सेल यानी कि गोनीड्स लाइक स्पर्म, टेस्टीज हो गए, स्पर्म फॉर्मेशन करने वाले, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, या ओवरी हो गई ओवा फॉर्मेशन के लिए, या oogenesis करने के लिए, तो उसमें हमेशा क्या होगा? मियोसिस होगा। क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड कर दिए जाएंगे, आधे कर दिए जाएंगे। ये इंटरफेस की हमारी डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो हमारे बुक में भी बनी है 169। हम अगली नेक्स्ट स्टेप में इसको आपको क्लियर करते हैं और डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरफेस की स्टेजेस को पहुंचे। जैसे माइटोसिस पढ़ा ना आपने, तो माइटोसिस में आपने कहा जी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीडोफेज, है ना। इसी तरह इंटरफेस में भी ऐसा सब कुछ है। तो सब स्टेजेस ऑफ द इंटरफेस, देयर आर 3 स्टेजेस of interface with each phase ending when a cellular checkpoint, ये लफ्ज हमारा चाहे बुक में कहीं लिखा हो तो लिखा हो, वैसे मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको यहाँ लिखा है। Check the accuracy of the stage completion before proceeding the next the stage of interface। तो ये चेक पॉइंट कौन सा होता है? चेक पॉइंट ये होता है कि सपोज हमारे बड़े भाई, यानी आपके बड़े भाई बैठे हैं आपके साथ, और वो आपकी रोजाना चेक कर रहे हैं कि भाई प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची, या रोजाना नहीं कर रहे तो एक हफ्ते में या महीने में एक बार देख रहे हैं, और आपको देखना है कि जी आपने केमिस्ट्री में कितना याद किया, फिजिक्स में कितना, बायो में कितना, उर्दू, इंग्लिश, तामियात कितना याद कर लिया आपने, कितने सवाल याद कर लिए। और अगर वो आप ही के मे बी वो मेडिकल डॉक्टर हो, तो फिर तो उन्हें पता होगा कि जी आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस वक्त तक। तो वो चेक पॉइंट है आपका, वो चेक कर रहा है आपको और देख रहा है बार बार, और पता भी कर रहा है, और उसके बाद आपको इन्फॉर्म भी कर रहा है कि नहीं भाई ये तुम्हारा भी चैप्टर, तुमने 5 चैप्टर याद किए, तुम्हें इस वक्त 6 याद कर लेने चाहिए थे।
तो आपकी एक्यूरेसी को भी चेक कर रहा है कि एक्यूरेसी है कि नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी होगी तो अगले स्टेज में जा पाएंगे ना। तो लिहाजा हमारे इस इंटरफेस में भी हर सब स्टेजेस के अंदर क्या हो रहा होगा, चेक पॉइंट चल रहा होगा जो एक्यूरेसी को चेक कर रहा होगा। नंबर 1 फेज है हमारे पास सब स्टेज G1, जीवन गैप। इसको हम जीवन इसलिए गैप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इन विच द सेल ग्रो एंड फंक्शन नॉर्मली। नॉर्मल फंक्शन कर रहा है सेल, नॉर्मल ग्रोथ अपनी चला रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस occurs and the cell grow to about double its original size। जब से वो पैदा हुआ या बना है डिवीजन फर्स्ट में करके, तो अब तक वो अपनी डिवीजन के बाद से अपने साइज को दुगना कर चुका है और खूब अच्छी तरह प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। बहुत अच्छी तरह से मोर ऑर्गेनेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑर्गेनेल्स को ज्यादा से ज्यादा बना रहा है। द वॉल्यूम साइटोप्लाज्म इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट है तो डिवाइड, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन की जाए। क्लोरोप्लास्ट है प्लांट में तो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया जाए। क्रोमोसोम अपीयर एज सिंगल स्ट्रैंड, क्रोमोसोम्स में सिंगल एक धागा होगा, अपनी असली शक्ल में नहीं होगा। सेल आइदर enter the resting phase or G naught stage or enter into S phase to complete the cycle। अब यहाँ पर वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, तैयारी करके बड़ी आसान सी बात है जी आपके पास। बहुत सिंपली आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके कोई रिलेटिव, कोई कजन की शादी है या आपके घर में बल्कि भाई की बहन की शादी कर रहे हो सपोज, तो आप 2-4 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्या करते हैं जी, कपड़े शपड़े चॉइस करते हैं, लेके आने हैं, सामान कुछ लाना है, कुछ और चीज़ों को प्रिपेयर करना है, कुछ घर की कलर शलर करवाना है, नए कारपेटिंग करनी है, और है ना ऐसे कुछ होगा। अच्छा जी, कर लिया जी, कपड़े लाकर रख लिया आपने। अब अगले एक आध महीने या 15 दिन पहले आपने अपनी उन ड्रेसिंग को अपने जाकर देना है दर्जी को, और टेलर आपके कपड़े सी रहा है, आपने सी लिए। ये क्या कर रहे हैं सब आप, ये आप जीवन कर भरपूर तरीके से हर चीज की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर। फिर आखिरी जो चंद दिन होंगे उसमें आप सिंथेसाइज करने चले जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता सब तैयारी पूरी है, किसी वजह से लाइक कोविड है, क्या हो गया जी, शादी पोस्टपोन हो गई जी, आगे 2-3 महीने बाद होगी। तो फिर आप कहाँ आ गए, आप आ गए जी नॉट फेज में। सही। लेकिन अगर शादी कैंसिल नहीं हुई तो फिर आपकी प्रिपरेशन एस फेज में चले गई। आखिरी वाले दिन जिस दिन शादी है, सिंथेसाइज कर रहे हैं सब कुछ, यूटिलाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को जो आपने बनाई के लिए। तो जी नॉट फेज, क्या तैयारी अच्छी है, या सेल को डिवीजन करने की जरूरत है या नहीं है, ये देखा जाता है पहले। अगर जरूरत नहीं है तो वो जी नॉट स्टेज में चला जाएगा। जी नॉट का मतलब है वो नॉर्मल अपना काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर उसको ऑर्डर कंटिन्यू मिल रहा है कि नहीं जी प्रिपरेशन करनी है, तुम तैयारी बढ़ाओ, तो वो फिर एस फेस में चला जाएगा। आमतौर पर जो हमारे G1 फेस है, ये हमारे इंटरफेस का 25 से 50% तक होता है। 25% भी हो सकता है, 50% तक भी हो सकता है। और फिर जी नॉट, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेल दैट इंटर जी नॉट रिमेन वायबल एंड मेटाबॉलिकली
एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड। एक्टिव है वो, ऐसा नहीं कि वो उसने एक्टिवेशन छोड़ नहीं जी अब शादी होनी ही नहीं, नहीं नहीं होनी है भाई, 2 महीने बाद होनी है। तो वो इनएक्टिव नहीं हो रहा है। जहन में वही बात है कि जी अब तैयारी करनी है, मजीद और अच्छी करनी है, जो कमी रह गई वो भी पूरी कर लें। हो सकता है फैशन बदल जाए ना 3 महीने बाद, तो नया फैशन कर लेंगे। तो यहाँ भी जी नॉट में सेल ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल डिसऑर्डर्ड हो गया जी अब तो मुझे डिवीजन नहीं करनी, छोड़ो सब मिट्टी डालो ना। वो सिर्फ डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके सब चल रहे हैं। अगर जी नॉट में नहीं गया तो फिर वो एस फेज में जाएगा। एस फेज इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब कि वो अपने डीएनए को, अपने न्यूक्लियस को, न्यूक्लिक कंपोनेंट्स को डबल कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसाइज बड़ी अच्छी ज्यादा तादाद में कर रहा है, डीएनए ज्यादा बना रहा है, क्योंकि उसको अब डुप्लीकेट करना ही करना। और ये हमारी आम तौर पे इंटरफेस की 35 to 40% होती है। ठीक है। फिर अगर एस फेज कंप्लीट हो गई और सेल अपने इस ऑर्डर पर कंटिन्यू काम कर रहा है, तो फिर G2 chromosomes become double stranded, possess 2 chromatids each. Volume of cell is roughly double DNA has been duplicated. तो मेन काम जो हमारे क्रोमोसोम और डीएनए का है वो फिर भरपूर तरीके से पूरा किया जाता है G2 फेज में। और वो अपने क्रोमोसोम्स को विजिबल भी, और क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं, यानी बाईवैलेंट हो जाता है क्रोमोसोम। याद है क्रोमोसोम की शक्ल थोड़ी सी हम अगर अपने जहन में डाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी आगे भी जरूरत पड़ेगी। हमने कहीं क्रोमोसोम को ऐसे करके भी बनाया था, है ना? ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड होता है ना, ये क्रोमेटिड है, और ये क्रोमेटिड का सेंट्रोमेयर है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि हमें ये आगे जरूरत पड़ेगी, तो आपके जहन में आ जाइए सेंट्रोमेयर। और ऐसी कंडीशन में क्रोमोसोम को बाईवैलेंट क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है। तो ये हालत क्रोमोसोम की इस वक्त हो जाती है हमारे G2 फेज में। अब 1 मिनट के लिए वापस आ जाए थोड़ा सा। अब देखिए G2 जब कंप्लीट हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 90% स्टेज कंप्लीट हो जाती है, और हमारा सेल अब जाकर दाखिल होता है, या तो माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा। जहाँ भी है वो लोकेशन उसकी जो है, अगर सोमैटिक सेल है तो वो माइटोसिस शुरू कर देगा, और अगर वो गोनीड्स में है तो मियोसिस शुरू कर देगा। तो आप अगर ओवरऑल अपने सेल की लाइफ देखें तो सेल की लाइफ का बड़ा हिस्सा इंटरफेस पे चल रहा होता है, और बहुत थोड़ा हिस्सा उसका डिवीजन पे जाता है। ठीक है, क्लियर जी बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे हमारे पास जनाब आ जाती है सेल डिवीजन की वो टाइप जो शायद हमने 9 में बहुत थोड़ी सी कहीं डिस्कशन में पढ़ी हो, डेफिनेशन की हद तक, और वो कहलाती है ए माइटोसिस। ठीक है। सेल विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल इज कॉल्ड ए माइटोसिस। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस में, ऐसी सेल डिवीजन जिसमें स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन ना हो, उसे कहा जाता है ए माइटोटिक डिवीजन या ए माइटोसिस।
जो कि आमतौर पे हमारे बैक्टीरियाज में या ओल्ड टिश्यूज में या एबनॉर्मल टिश्यूज या डिजीज टिश्यूज लाइक कैंसर और ट्यूमर, इनमें हमें नजर आती है। क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, और अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे तो टाइम जरा कम यूज होगा, तो इसलिए ये बड़ी तेजी से हो जाती है ए माइटोसिस। और इसमें आमतौर पे न्यूक्लियस डेवलप a construction in the middle that divide into two daughter nuclei. न्यूक्लियस खुद ही सेल के सेंट्रलाइज होता है और अपने आप को दो न्यूक्लियाई में चेंज करता है। साइटोप्लाज्म में और मे नॉट बी डिवाइडेड इन अ सिमिलर मैनर। साइटोप्लाज्म हो सकता है कभी आधा डिवाइड हो, या कभी एक सेल में ज्यादा चला जाए, एक में कम चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। लाइक डिजीज जो हमारी बीमारियां मुख्तलिफ या एबनॉर्मल ग्रोथ है, तो उसमें हमारे सेल कुछ ऐसे बनते हैं जिनमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स चेंज हो जाता है। न्यूक्लियस तो हमारा ही होगा, लेकिन उस कोई एक बड़ा सेल बन गया, एक छोटा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा हेमाटाइट। इसमें हम कभी कभी जो ये हम टर्म पढ़ते हैं ना, ये न्यूक्लियस का डिवीजन होना, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर बडिंग। न्यूक्लियर बडिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें न्यूक्लियर पोर्शन आर अनइक्वल इन साइज। जैसे मैंने भी आपसे कहा ना कि भाई ये हमारा सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, और इसमें न्यूक्लिक कंपोनेंट्स यहाँ आए और देन उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिया। तो एक ये पोर्शन बन गया न्यूक्लियस का, ठीक है, दूसरा ये पोर्शन बन गया, एक छोटा एक बड़ा, इसे कहा जाएगा बड़ी। क्योंकि ये एक्चुअल यहाँ पर एक बर्ड के तौर पर नजर आएगा। बडिंग को पता है ना, जैसे हाइड्रा में होती है, सी एनिमोन में आपको नाइडेरियंस में नजर आती है। तो किसी भी एनिमल पर एक छोटा सा उभार बन जाता है और फिर वो बड़ा होते होते एनिमल में बदल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये सेल के न्यूक्लियस में एक उभार बनता है जो अपने रियल न्यूक्लियस के साइज से छोटा होता है। पोटैटो में बडिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है, मिसबान आज बर्ड्स मंदी। तो ये न्यूक्लियस भी बर्ड की तरह काम कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियर बडिंग का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियर पोर्शन आर मोर देन टू इन नंबर। अब न्यूक्लियस में क्या किया, न्यूक्लियस ने अपने आप को दो में नहीं, तीन या चार या पांच में डिवाइड कर दिया। तो फिर उसके बाद तीन चार पांच जितने भी न्यूक्लियस बने उतने ही सेल बन जाएंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी हमें मालूम है। तो ये भी हो सकता है न्यूक्लियस में किस सूरत में, ए माइटोसिस की सूरत में। इसीलिए कैंसर टिश्यूज या ट्यूमर टिश्यूज बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है, माइटोसिस की कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, फिर हमसे निक्रोसिस या एपोप्टोसिस की बात करते हैं, इसे कहा जाता है सेल डेथ। Necrosis is the death of living cell due to tissue injury. It's called necrosis. Necrosis का मतलब होता है कि किसी वजह से आपको चोट लग जाए और आपका सेल डैमेज हो जाए। भाई इंटरनल कोई चोट भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। लाइक आपको कोई स्क्रैच हो गया, कोई आपके
बर्निंग हो गई, कोई जल गई चीज स्किन आपकी, तो वो भी चोट है, तो आपका सेल उस एरिया का स्किन का डैमेज हो गया, मर गया, तो उसे हम कहते हैं निक्रोसिस। ड्यूरिंग निक्रोसिस सेल स्वेल एंड बर्स्ट। अगर ये हमारे कोई बर्निंग हो गई तो आप देखें छाला सा बन जाता है। तो सेम ऐसे ही आपके सेल के साथ भी होता है। जो सेल किसी चोट लगने से मर रहा हो, फूलता है, फिर उस बर्स्ट होता है। बर्स्ट होने के नतीजे में रिलीजिंग द इंट्रासेलुलर टॉक्सिन। पसबंदी ना, हमारे दाने वाना कोई या कोई चोट अगर हमारी खराब हो जाए तो उसे कहते हैं एब्सिस हो गया जी। तो एब्सिस में आपके येलो कलर का एक लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, और वो अगर आपके स्किन से बाहर नहीं आया तो उसको बड़ा परेशान हो जाते हैं, तो पेनफुल होता है और फिर कट करना पड़ता है, कट करके निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ हमारे टिश्यूज ने किया बस्ट होने के बाद, रिलीज की टॉक्सिक मटेरियल, तो वो टॉक्सिक मटेरियल जो है वो नेबरिंग सेल यानी बराबर वाले सेल को इन्फ्लेमेशन कर देगी, इन्फेक्टेड कर देगी, खराब कर देगी, और ये खराबी बराबर वाले में शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो डैमेज होने लगा है। तो आपका वो ऑर्गन या वो पार्ट ऑफ द बॉडी वो जख्मी होता है, ठीक है, तो इसमें सेल डेथ होने लग जाए। जबकि इसके मुकाबले में एपोप्टोसिस इज अ टाइप ऑफ orderly and pre-programmed cell death in which the cell respond to certain signal by initiating a normal responses that leads to the death of the cell. तो एपोप्टोसिस में क्या हुआ, ये एक ऑर्डर है, यहाँ पे प्री प्लान होता, प्री प्रोग्राम होता, प्लानिंग है जी हमारे ब्रेन की, कि फला एरिया के सेल्स जो हैं उनकी एज पूरी हो गई है या उनका टाइम पूरा हो गया जी, उनको मर जाना चाहिए, तो उन्हें उन सेल को सिग्नल मिलेगा, और वो सिग्नल मिलने पर उस एरिया के सेल ऑटोमेटिकली डैमेज होने लगे हैं। जैसे आजकल आपके पास एग्जांपल है ना, स्किन जिन लोगों की ड्राई होती है, देखा होगा उन्होंने, उनके हाथों के स्किन उतर रही होती है, चाहे वो क्रीम्स लगाएं, मॉइस्चरिंग करें या ना करें। और हम जैसे लोग जो नॉर्मल हैं, तो उनकी अगर मॉइस्चरिंग नहीं की हमने तो हमारी भी स्किन उतरने लग जाएगी। तो इस मौसम में प्री प्लान हमारे स्किन टिश्यूज जो हैं वो उनकी सेल डेथ हो रही होगी, है ना। तो इसी तरह आपके हेयर किसी न किसी तरह से आप काम करते करते कोई कॉमिंग कर रहे हैं, बालों को संवार रहे हैं, तो बाल दो चार तो टूट ही जाता है। तो उस रूट ने लीक होकर आपके सेल को या तो डैमेज हो गया होगा सेल, या फिर अगर वो प्रोग्राम्ड है यानी वो बाल आपका उम्र पूरी कर चुका है तो रूट ने उसको छोड़ दिया होगा। तो ये जो प्री प्लान होता है ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो है वो चलता रहता है कंटिन्यूसली। इसमें आमतौर पे जो प्रोग्राम्ड सेलों को मारा जाता है उसमें एक छोटा सा मैकेनिज्म चलता है, apoptosis appear to be mediated primarily by release of calcium ion and the activation of certain protein kinases। काइनेसिस हम प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो काइनेसिस करेंगे, काइनेसिस ब्रेक तोड़ेंगे, एंड रिक्वायर्ड एक्टिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ जीन। और ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन की जा रही होगी ये बाकायदा तौर पे कुछ जीन होंगे हमारी सेल्स में, उन सेलों के इन्फ्लुएंस में वो जीन हमारे सेल को ऐसी प्रोटीन बना के देंगे जो
स्टॉप करवा रही होगी, चलो भाई मर जाओ बस, अब बहुत हो गया, तुमने बहुत कर दिया, खेल लिया, काम कर लिया। सेल डेथ होती है ना, बॉडी मरती है ना, हम फिजिकली जो मरते हैं लोग, मौत आती है ना, ऐसी हमारे सेलों में मौत आती है। ठीक है जी, तो उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ये जैसे हम अपने सेल की डिवीजन की बात करें ना, एमाइटोसिस। हाँ जी, यही एंड करेंगे आज हम, तुम टेंशन ले लो भाई, तस्वीर देख लो उधर। एमाइटोसिस देखेंगे, ये इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होकर डायरेक्टली इसने दो डॉटर न्यूक्लियस बनाया, फिर दो डॉटर सेल बना ली, कोई बीच में स्पिंडल फाइबर्स हमें नजर नहीं आए। ये निक्रोसिस है, जैसे हमें चोट लगी हुई है कोई, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त चोटों की तस्वीरें हैं, लेकिन देखने की हिम्मत होनी चाहिए। ये मैंने एक छोटी सी चोट दिखाई है बस आपको, बहुत बड़ी बड़ी चोटों की तस्वीरें आपको नेट पे मिल जाएंगी। और ये हमारे पास नेचुरल डेथ या एपोप्टोसिस है। हमारा सेल faulty enzyme must be digested or they incorporate in other cells, और सेल की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शक्ल खराब होने लगती है, और फिर सेल फट कर अपनी जो मटेरियल है उसको छोड़ देता है, टूट जाता है। और इन चीज़ों को, जो बची कुची चीज़ें हैं जो हमारे अंदर टॉक्सिक मटेरियल पैदा कर सकती हैं, उन्हें स्कैवेंजर सेल्स, ईटिंग सेल्स, लिम्फोसाइट्स जिन्हें आप कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, लाइसोजाइम्स भी हैं हमारी बॉडी में, वो भी इसको खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, मरी हुई चीज़ों को खाने वाले। ठीक है, तो बिल्कुल जी, आज की क्लास ही बस यहीं कर देते हैं ख़त्म। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं, और हमारी क्लास टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, फिजिक्स की क्लास भी लेनी है बच्चों ने भाई, सर में दर्द पहले ही हो जाता है, बायो की क्लास लेंगे तो फिजिक्स की क्लास लेंगे और हो जाता है जी। चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी, इससे आगे बात करेंगे सेल डिवीजन माइटोसिस की। तो कल ऑफ नहीं, कल का ही ऑफ नहीं भाई, मेरी तो कल ऑफ है, मेरी तो बायो की क्लास नहीं है। हसनैन किसकी ऑफ की बेटा पूछ लो। मेरी तो कल ऑफ है, आपकी भी ऑफ ही होगी, बस मुझे नहीं पता, आपको मैसेज आ जाते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स का, मुझे नहीं पता। बायो की मेरी क्लास नहीं है, वो तो है ही सिंपल, 3 दिन के लिए भाई, बस कर जाएगा, 3 दिन ही नहीं पढ़ा जाता। केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता बेटा, वो आप अपने ग्रुप में सर से पूछ लिया करें, ग्रुप में तो नहीं पूछ सकते मेरे ख्याल से, लेकिन कॉल करके आप पूछ लिया करें, और वरना मैसेज तो आ ही जाते हैं। ठीक है जी, ओके, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।